अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें एल्वुलर इंसल्ट होती है। ठीक है, किस तरह से होती है कि कुछ रीज़न्स की वजह से साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर जो है मैक्रोफेजेस मौजूद हैं। जब कोई भी इंजरी या एल्वुलर इंसल्ट होती है तो उसके बाद ये साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं। ये साइटोकाइन्स रिक्रूट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। ब्लड से न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं एल्वुलाई के अंदर, जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो है वो एक्टिवेट करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, प्रोटीएसेस और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ सीक्रेट करते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कैपिलरी एंडोथेलियम को डैमेज करती हैं और वेसल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, तो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो कैपिलरीज़ हैं उनका फ्लूइड जो है वो लीक आउट हो जाता है एल्वुलाई के अंदर। तो एल्वुलाई भर जाते हैं एक प्रोटीन रिच फ्लूइड के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो है वो वहाँ पे इंट्रा एल्वुलर यानी एल्वुलाई के अंदर एक हाइलीन मेम्ब्रेन्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज अब होना नामुमकिन है। ठीक है, अब ये जो एडिमा है ये किसी भी कार्डियोजेनिक कॉज की वजह से नहीं हुआ, तो इसीलिए इस एडिमा को हम कहते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, इसी की वजह से जो पल्मोनरी वेज प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, अगर कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता तो ये चेंज हो जाता, ये जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है ये नॉर्मल ना रहता। अब इनकी वजह से क्या होता है कि लंग की एक्सपेंडेबिलिटी या कंप्लायंस जो है वो कम हो जाती है। लंग का जो वॉल्यूम है या जो उसकी एक्सपेंडेबिलिटी है वो स्ट्रेच नहीं हो पाता उतना, उसकी कंप्लायंस डिक्रीज़ हो जाती है और वहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है या वीक्यू मिसमैच हो जाता है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन एल्वुलाई के पास आ रही है और एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो एक्सचेंज नहीं होगी, तो वेसल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो वेसल्स वहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे एल्वुलर इंसल्ट हो रही है वो वेसल जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रक्शन इसको हम कहते हैं, और वहाँ पे पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू दिस वेजो कंस्ट्रक्शन। और क्या होगा, सरफेक्टेंट जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्वुलर और ज़्यादा कोलैप्स हो जाएंगे। ये जो लॉस ऑफ सरफेक्टेंट है ये प्री टर्म्स इन्फेंट्स में होता है, और जब ड्रॉनिंग हो रही होती है, कोई बंदा डूब रहा होता है, तब भी हमें ये चीज़ मिलती है कि एल्वुलाई कोलैप्स हो जाते हैं, या जिसको हम एटीलेक्टेसिस भी कह सकते हैं। अब हम इनके कॉजेज़ पे आते हैं कि ये एल्वुलर इंसल्ट होती क्यों है। ये होती है कुछ रीज़न्स की वजह से। अब जो मोस्ट कॉमन डायरेक्ट कॉज है वो नमूनिया है, जो मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज है वो सेप्सिस है। ठीक है, और क्या कॉजेज़ होते हैं, एस्पायरेशन नमूनिया है, बर्न्स है, ट्रॉमा है, पेंक्रियाटाइटिस है, और ड्रॉनिंग इंजरीज की वजह से ARDS हो सकता है। अब हाउ वी विल डायग्नोज ARDS, इसका एक क्राइटेरिया है ARDS का। ठीक है, ARDS ही इसका निमोनिक है। A फॉर एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, वहाँ पे एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोटीन रिच एक्सुडेट, जिसकी वजह से एक्सरे पे हमें बायलेटरल लंग ओपेसिटीज़ दिखती हैं। R फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर होगा विद इन 1 वीक ऑफ एल्वुलर इंसल्ट। ये इसकी एक डेफिनेशन भी होती है कि अक्यूट ऑनसेट होता है इसका विद इन 1 वीक जो है रेस्पिरेटरी फेलियर हो, तो उसको हम ARDS कहते हैं। D फॉर डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन और फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ये रेशो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस रेशो की बात करेंगे कि ये जो रेशो होता है ARDS में, ये या तो 300 से 200 होता है, तो ये माइल्ड ARDS को डिनोट करता है। 200 से 100 ये मॉडरेट ARDS को डिनोट करता है, और सीवियर जब होता है ARDS तो ये लेस देन 100 तक चला जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो रेशो 300 से कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि 300 से कम हो रहा है यानी सीवियर ARDS की तरफ जा रहा है, तो जो हाइपोक्सीमिया हो रही है वो इंट्रापल्मोनरी शंटिंग की वजह से हो रही है। एंड डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि जहाँ
लंग्स के उन हिस्सों में जहाँ पे ARDS हो रहा है, जहाँ पे एल्वुलाई कोलैप्स हो रहे हैं, वहाँ से सारा जो ब्लड है या जो गैसेस एक्सचेंज है उन एरियाज़ में होगी जो कि अब वेल वेंटिलेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। अगर हमारे पास ARDS हो जाएगा, एल्वुलाई डैमेज होंगे, तो इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज होगी, लंग की कंप्लायंस कम होगी और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगा। इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हमने पढ़े थे, सेप्सिस, एस्पिरेशन, निमोनिया, बर्न्स, उनको हमने ट्रीट करना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन हम कर सकते हैं, जिसमें हम टाइडल वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं और पीप को हम इंक्रीज़ करते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, मैकेनिकली आर्टिफिशियली एल्वुलाई पे प्रेशर डालते हैं ताकि वो ओपन रहें और जो है वो ओपन रहने के साथ वो क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर सकेंगे। अब ये जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है, ये 3 कंडीशंस में हमें इंक्रीज़ करना होता है, एक रेस्पिरेटरी फेलियर में, ARDS में और निमोनिया में। ठीक है, और क्या इसकी मैनेजमेंट हो सकती है, सर्कुलेटरी सपोर्ट हम करेंगे फ्लूइड्स देकर। अच्छा, जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन और फ्रैक्शनड इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जब 150 से कम हो जाती है, तब हम पैरालिसिस इंड्यूस करते हैं। कौन से एजेंट की मदद से, सीसाट्रैक्यूरियम, ठीक है, स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं। अब क्योंकि पल्मोनरी वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो हमें वेज़ोडाइलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड और इनहेल्ड प्रोस्टासाइक्लिन भी दे सकते हैं। और पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में रखेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से इंस्पायर कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक, ARDS। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।